बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पिचाई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंसूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया है, जबकि नैब की जानिब से नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पिचाई और बुशरा बीबी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पीर को मरी में पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी मुशावरत होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत होगी। क्या नून लीग की जानिब से या कोई अपील का सिस्टम जा रहा है और जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बाकी सारी बातें जो हैं उसको इस ऊपर के मतलब जो मेरी एनालॉजी में बनाता हूँ उसमें यह है कि सिस्टम एक कोलैप्स हुआ है और फिर उसके नीचे उसकी अलामात बहुत सारी नजर आ रही हैं। जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात वो ये है कि इलेक्शन 2024 एक मुतनाज़ इलेक्शन करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और अगर उस फैसले को आप देखें तो वो 8-5 नहीं है, वो 11-2 है। और एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये इलेक्शन का मामला हल करना चाहिए था। लेकिन ये कि जिसका जब दाव लगता है तो वो उसको यानी वो 90 दिन वाली बात भी और आगे पीछे दाएं बाएं वो मतलब तो पूरे जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। और ये हुआ है सिर्फ अभी जो 17 सफ़ात आए हैं सामने, जो अभी शॉर्ट ऑर्डर है। अभी मुकम्मल ऑर्डर आएगा और उसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। अब वो जो गलत तशरीह की है और आइन की खिलाफ, अब उसका जो डिटेल आएगा ऑर्डर वो क्या होगा, चार्जशीट है ना मुकम्मल। उन्होंने एक सियासी जमात को बाहर रखा, अब उसके नीचे क्या होगा, डिटेल ऑर्डर होगा ना, लंबा चौड़ा होगा कि उस जमात के निशान को छीना गया, क्या हुआ फलां, बाकी सतही बातें हो गई ना। अब नीचे आप बात करते रहें 100 जाहिर है कि इतराज़ात इधर से होंगे वो खिला के, लेकिन जो अदालतें हैं, अदालतें जो है वो आइन और कानून तो अपनी जगह है, लेकिन इस फैसले में अदालत ने एक मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया ना, ठीक है। और वो टेक्निकल नुक्ते और आगे पीछे दाएं बाएं उनको भी सामने रखा है, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल का भी तो जायज़ा लिया ना। और वो उन्होंने देखें, ये मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि पिछले इलेक्शन, कल पुरानी वाली बात 2013 इलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ तक आइन खामोश है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा, इसमें फटा पड़ा हुआ था। दिन गुजर गए, महीने, साल, वो समझ ही नहीं आ रहा। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। अब यह है कि ये इलेक्शन के ऊपर एक सवालिया निशान है कि भाई ये यानी हमारी हुकूमत को खतरा नहीं है। ओ भाई, हुकूमत ये कब हो रहा है कि इमरान खान आ रहे हैं, वजीर आजम बन रहे हैं, उनके पास तो सीटें ही नहीं है। और मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि उनको किसने, वो क्यों आएंगे इस स्यापे को संभालने। ये जो भी तूफान आने वाला है बिजली के बिलों में, इसको वो क्यों कोशिश क्यों करेंगे कि वो इसको संभालें, तहरीक इंसाफ या। अब ये जो सरकार है या अरेंजमेंट है उसके पास क्या मंत्र रह गया। नंबर 1, हम मांगने कुछ और गए थे, मिल कुछ और गया, यही है ना। वो तो पार्टी नहीं थे वो। ओ भाई, मसला ये है कि हो गया ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब आप जाएं रिव्यू में, पहले तो फैसला आएगा जो डिटेल जजमेंट होगी, उसके बाद रिव्यू तैयार होगा, उसके रिव्यू में अगर फुल कोर्ट बैठ गया, वो तो 3 जजों को तो इसलिए लेकर आए थे ना कि जी वो यहाँ पे ले आएंगे तो वो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ बात नहीं कर सकें, तो वो बैठ गए साथ। तो उन्होंने कहा कि पता चला 2 जुमले और ऐड हो गए इसमें। तो ये जो मसला है ये है, एक अदालत ने एक मामले को उठा दिया। ये जो है ना, इसके लिए कोई जिंदगी और मौत का मसला नहीं है
कि जो ये पोर्ट्रे करते हैं ना, ये कई कई दफ़ा सियासी जमातें आती हैं, ताकत में बाहर चली जाती हैं, ये तो बोनस पे आए हुए, तो वैसे ही मतलब है कि जो भी हो गया, मतलब इशू ये है कि 45-47 और वो तो आगे अंडे बच्चे भी इसमें से निकलेंगे ना। इशू ये है कि इन सारी सियासी जमातों को बैठ के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बात कर लेनी चाहिए थी, और ये तय कर लेना चाहिए था कि जी ये जो है हमने किस तरह से इसको लेके चलना है और आगे हमने कैसे बढ़ना है। अच्छा, अब इसमें जो एक बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि जो क्या एक बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हुकूमत इस वक्त, ये जो अरेंजमेंट है, देखें जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, वो सदर हैं। अभी तक ये बात आई है कि जी वो मतलब है कि उनको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना वो, लेकिन मसला ये है कि जब डिटेल जजमेंट्स आएंगी और सवालात खड़े होंगे तो एक उनका भी तो उनके जहन में चीज़ होगी ना कि भाई इसको कैसे देख रहे हैं। वो जिस हाउस से इलेक्ट हुए हैं वो हाउसेस के अंदर ही अगर सवाल उठ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसका उसमें 11-2 अगर आप गौर से पढ़ें तो 11-2 का फैसला है। तो वो देख रहे होंगे कि भाई इसमें ये सेनेटर जो आएंगे बनेंगे कैसे होगा, क्या होगा, फलां होगा, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने यकीनन ये जो पीर के दिन इजलास बुलाया वो उसमें गौर करेंगे कि भाई कैसे अब कैसे आगे चलना है, क्या हुआ है। IMF के साथ एक मुआहदा हो गया है गालिबन, जो 7 बिलियन का या जैसे भी उनकी टीम्स वगैरह आएंगी वो तय होगा। इशू ये है सारा कि जो एक सिस्टम के ऊपर, अच्छा आप ये देखें ना, कल के फैसले की जो मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं कहा उस फैसले में। उन्होंने, अदालत ने मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं कहा, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहा, सब लाइन से उन्होंने सिस्टम को चार्जशीट कर दिया है। यानी निज़ाम चार्जशीट हो गया, निज़ाम सिस्टम कि जी इलेक्शन का प्रोसेस ही जो है ना मुकम्मल। अच्छा, अब आप उसमें नीचे देखें ना, एक हज़ाब हवा में चल रहे हैं, यानी जो है वो इस वक्त PTI के पास तो सीटें इतनी नहीं है, उनके पास इजाफा भी हो जाता है सीटों का तो हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, वो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी होगी और बाकी पार्टियां जो अकलेती होंगी। तो ये अजीब, और फिर ये है कि वो PTI होगी, वो तहरीक इंसाफ होगी। अब मंत्रा क्या रह गया कि उसमें से जी लोग तोड़ेंगे, लोग उसमें से निकालेंगे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक, इससे क्या बचत हो जाएगी इस सिस्टम की? ये बचेगा सिस्टम, ये और चार्जशीट होगा। एक नया सिंध हाउस आबाद होगा इस्लामाबाद में, यह नया जो है वो, ये खुद आज मैं सुन रहा था मुस्लिम लीग नून के बड़े कोई हम रहनुमा कह रहे थे कि वो रास्ता खोल दिया उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का या इसका उसका। तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन करे, खरीदेगा हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा, छांगा मांगा कौन लगाएगा? इशू ये है कि ये मुल्क मुतम्मिल हो सकता है इस वक्त, और करेंगे तो अब तो यानी देखें ना, अब तो वो हालात नहीं है ना कि तो खुली टुली बात हो रही है, बात भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है कि भाई एक सिस्टम ही जो है वो बिल्कुल उसको सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्शन भी क्या, ये अजीब व गरीब है। मैं हैरान हूँ कि उसको कैसे सब, मतलब वो जो शाम को बंद हुआ और विक्ट्री स्पीच और हमारे सामने हुआ, तो क्या हो फिर क्या गुजरी अगले 4-5 दिन जो हुकूमत ऐसे बन जाती हैं क्या कि जी वो ऐसा है कि वो आईनी है वो, और सारा का सारा जो था वो पड़ गया मुस्लिम लीग नून पे। तो मुस्लिम लीग नून कुछ बात तो कर बताएं तो सही ना कि कैसे। अच्छा, ये कितनी जी बात है कि जी पंजाब में आपको तब हुकूमत मिलेगी जब आप मरकज़ में हुकूमत लेंगे। और यार ये कोई, ये मतलब ये क्या कंडीशन थी? कुछ समझ भी आया ना इस बात की कि जी पंजाब में मरीम नवाज साहबा हुकूमत बना लेती और मरकज़ में नहीं, उन्होंने कहा पंजाब में उस वक्त मिलेगी जब मरकज़ में लेंगे आप। ये क्या कंडीशंस थी, इस पर कैसे तय हुआ मामला? भाई मईशत के इशूज़ थे, लॉ, वो सारा इधर पड़ गया मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के, और जो है वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर कर रही है इश्यूज़ पे कि भाई ये आगे क्या सूरत हाल बनेगी। तो सिस्टम चार्जशीट हो गया, डिस्क्रेडिट हो गया। इसके नतीजे में हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने, सिस्टम ही, मतलब ये हुकूमत देखें, एक होता है अखलाकी जवाज़, अखलाकी जवाज़ तो छोड़ देना,
इस मुल्क में अखलाकी जवाब नामी कोई चीज़ नहीं होती। अब कानूनी जवाब भी नहीं है। जब आपने इलेक्शंस के ऊपर कह दिया कि अब तो कानूनी जवाब भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब एक अफरा तफरी, वो बात हुकूमत सही कह रही है, ये अरेंजमेंट जो है वो बात सही कह रहा है कि भाई हम तो आए हैं, बैठे हैं, आके फैसले चीज़ें आगे पीछे, तो ये जो है ये कैसे मतलब कैसे होगा, कैसे आगे चलेगा, कैसे मामलात होंगे, ये वहाँ से शुरू होती है बात। जब से ये इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले, प्री पोल, ड्यूरिंग इलेक्शन, और एक तरह से इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई हमने तो सही इंटरप्रिटेशन की थी, जो हमें कहा गया वो हमने किया। और फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो, ज़ाहिर है फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कोई मामूली, मतलब मामूली चीफ जस्टिस तो हमेशा ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब की एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही है ना सारी। फैसल सिद्दीकी साहब बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं हम। वो फैसल सिद्दीकी साहब जो बात करने की कोशिश कर रहे थे अदालत में, इसे कतई नज़र कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो या ना, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरह, मेरी उनसे कभी ना मुलाकात हुई है ना उनसे मेरी इत्तेफाक से शायद हुई हो या बात हुई हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो केस में उन्होंने बर्दाश्त किया है, इनकी जगह कोई इरफान कादिर होते या कोई और शख्सियत होती, जिस तरह से वो फैसल सिद्दीकी साहब ने वो, अच्छा सलमान अगर राजा साहब तो बीच में बोल पड़े एक आध दफ़ा, बड़े तरीके से बोले। वो पता नहीं कौन था एक आदमी जो दूसरा वकील था जो आयशा मलिक साहबा के साथ बदतमीजी में छोड़ें उसको, लेकिन ये है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से डिकोरम रखा पूरा तरीके से केस को आगे करके चले। बात यह है कि अब ये सिस्टम डिस्क्रेडिट है, तो इसको इसलिए, और सब अब आज देखें ना, एक तो ये बहुत ही घटिया केस था ये जो भी था, मैं तो इसको जिक्र भी नहीं करना चाह रहा, जो बुशरा बीबी और इसका ये हो गया ख़त्म। अब तोशाखाना रह गया, तो तोशाखाने तो सभी हैं ना, वो साइफर भी गया, वो भी गया, वो भी गया, तो तोशाखाने तो मतलब एक ही सब में सब तोशाखाने पे क्या है। और दूसरा 9 मई वो एक संजीदा केस है, उसको देखना चाहिए कि क्या है भाई, वो आगे जाके वो भी मामलात वगैरह किस रुख पे जाते हैं। लेकिन हवाएं जो है वो थोड़ी सी हुकूमत या इस अरेंजमेंट में लोग परेशान हो रहे हैं, भाई क्या हुआ है ये, लेकिन परेशान होने से मसला हल तो नहीं होगा ना, जब तक मुख्तलिफ शख्सियात इस सेटअप का हिस्सा नहीं बने थे। हमारे दोस्त अहबाब तो वो बड़े खुले टुले बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मुझे रुचि बन के उनकी टोन ही चेंज हो गई। तो बात यह है कि वो अब जावेद लतीफ़ साहब बात अब दुरुस्त कर रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि उनको कोई वजारत अगर ऑफर होगी तो भी वो अपना नुक्ता नज़र नहीं बदलेंगे इस इलेक्शन के बारे में। ये मैंने बात कल भी की थी कि भाई इसमें कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, बड़ी मैसिव गड़बड़ हुई है, जो कि इसमें नवाज शरीफ साहब ही पर्दा उठा सकते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनकी है। अच्छा, ये जंग अखबार ने क्या खबर आ गई है आज हेडलाइन, मैंने सुनी नहीं, मगर ये खबर बड़ी अजीब सी है। ये क्या खबर है, 11वीं स्लाइड दिखाएंगे ज़रा, ये क्या बात है, किस तरह लगी अखबार में, कैसे हुआ है ये मुझे नहीं पता, किस तनाजुर में उन्होंने बात की है, इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये 11वीं स्लाइड अगर हम चलाएं, ये मेरे ख्याल से किसी तकरीब में वो बात कर रहे थे जी, ठीक है, इस्तीफ़ा मेरे ख्याल से कोई ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे थे, दबाव में नहीं आऊँगा। वो जाहिर है कि एक वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही सारी चीज़ें आ रही हैं ना, मईशत ख़राब है तो भी उनका है, लॉ एंड ऑर्डर तो भी उनका है, ये तो किसी ने उनसे कहा था कि इस पूरे मामले का वो लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, और अभी इलेक्शन ही डाउटफुल हो गया, तो अब एक नया मसला। अच्छा, तो तहरीक अलबैक यहाँ पे धरना दे के बैठी है। इस्लामाबाद के एक माहौल बड़ा अजीब सा है यहाँ पे, बहरहाल, लेकिन ये हम इससे निकलने और हम इससे निकल जाएंगे, क्योंकि ये मैनमेड क्राइसिस है, ये ईगोज़ का और अंदर के इश्यूज़ हैं, और इससे हम निकल जाएंगे। निकलना पड़ेगा सबको, बैठ के ये मामला हल होंगे कि भाई आगे इलेक्शन कैसे करवाना है, कब करवाना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होंगी, क्या होगा, सब मुत्तफिक हो के चल आगे निकलेंगे। ये करना पड़ेगा ना, वरना तो मतलब लड़ते लड़ते वो किसी की चोंच, किसी की दुम, किसी के कान, किसी की नाक, तो वो तो मुल्क मुतामिल ही नहीं हो सकता। तो ये है कि अब कमिंग डेज में ये ध्यान में रखें कि सिस्टम चार्जशीट हुआ है, पार्टीज का इशू सिस्टम चार्जशीट हो गया, ऊपर के इलेक्शन का प्रोसेस ही डाउटफुल हो गया। बाकी नीचे फिर उसने वहाँ से सेनेट लड़ा तो ये इसको वोट मिले तो ये हुआ, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना
और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो कि छांगा मांगा ही लगेगा क्या, मतलब वो चार्जशीट फर्दर होता रहेगा मज़ीद, और वो कहते हैं ना फाइलें कहीं बनती रहेंगी कि क्या हुआ। जैसे सिंध हाउस की फाइल्स बनी हुई हैं अभी तक। अच्छा, तो अब ये है कि वो आने वाले दिनों में अब देखना है कि हम इस सियासी बहरान से कैसे निकलते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अच्छा, हम सियासी बहरान में क्या हैं, हमसे ज़्यादा तो शायद अमेरिका सियासी बहरान में है इस वक्त, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा है प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो थम नहीं रहा। और उन्होंने जो ज़ेलेंस्की को पुतिन कह दिया जी। और कैमिला हैरिस जो उनकी नायब सदर हैं उनको उन्होंने कह दिया वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अब उसके नतीजे में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे तो बड़ी अच्छी बात की, दबंग किस्म की बात की, लेकिन एक ऐसा मसला है जो वहाँ पे, और आज जो वहाँ पे ये फाइनेंशियल टाइम्स ने पहली दफ़ा, क्योंकि खड़े हो गए ना वहाँ पे वो, अब डेमोक्रेट्स के अंदर ये बात शुरू हो गई है, तो आज पहली दफ़ा ये हुआ है कि कितने डेमोक्रेट जो हैं वो, अगर ये मैप दिखाएं हम, कितने डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं कि बाइडेन, अभी तक खुल के बोले हैं वो, ठीक है ना, कि वो बाइडेन जो है वो हट जाए पीछे सदारती दौर से। तो एक हमारे सामने ये जो डार्क ब्लू है, ये हम आज ये इस तरह से स्टार्ट हो गया है कि अभी तक खुल के जो बोले हैं वो इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये अब ये ब्लू, ये जो डार्क ब्लू है, ये कितना बढ़ता जाता है आगे, ये देखना है। ये बढ़ता जा कहाँ तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ये बाइडेन ये कह रहे हैं कि जब तक अक्सरियत मेरे ख़िलाफ़ नहीं होगी तो मैं डरूंगा। तो अक्सरियत का मतलब है कि ये दरमियान में पहुँच के अगर थोड़ा सा टर्न होगा तो फिर प्रेसिडेंट बाइडेन मानेंगे। वो अभी तक कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन। और ट्रंप के अलावा जो है वो कौन है जो ट्रंप को हराएगा, वो तो मैं ही हरा सकता हूँ। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो एक उनके यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी और तमाम लेवल्स पे उनके जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में और जो कॉन्टीन्यूस लर्निंग में उनके लीडरशिप कोर्सेज होते हैं, लीडरशिप कोर्सेज होते हैं उनके जो मुस्तकिल चलते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे वहाँ कितना बड़ा लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है कि वहाँ पे आपने ट्रंप और बाइडेन के दरमियान चुनना है। अब इशू ये है कि जो अच्छा, कैमिला हैरिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के उभर रही हैं, जो उनकी नायब सदर है। और मतलब अभी तक मिशेल ओबामा का नाम, मतलब इसमें आगे कोई भी हो सकता है बाइडेन खुद हो, लेकिन एक कोटर पटर शुरू हो गई है कि भाई वो उन्होंने जो नेटो के मेहमान आए थे उनसे भी उन्होंने कहा कि आप कितने अच्छे हैं, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी यूरोप से कि मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ आई हो, सारे यूरोप ने मुझे तस्लीम किया वगैरह वगैरह। वो जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ज़ाहिर है उसमें है, अभी इलेक्शन के मोड में चला गया अमेरिका। अब इशू ये है कि जो कैमिला हैरिस हैं उनको जनाब रिपब्लिकन्स ने अभी से निशाने पे रख लिए, जो ट्रंप टीम है, कि भाई अगर ये हैं तो इनको भी से भड़काना शुरू कर दो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ट्रोलिंग व्रोलिंग करना उन्होंने हमसे काफ़ी सीख लिया पाकिस्तान से तो उन्होंने ऐसी तैसी फेरी हुई है कैमिला हैरिस के अभी से शुरू कर दिया उन्होंने। तो कैमिला हैरिस जो हैं वो, अच्छा कैमिला हैरिस जो हैं वो पहली मतलब उनको ये एडवांटेज है कि वो पहली जो है वो एफ्रो अमेरिकन भी हैं, एफ्रो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, और वो पहली एशियो अमेरिकन भी हैं, एशियन अमेरिकन भी हैं और एफ्रो, क्योंकि उनके जो वालिद हैं उनका ताल्लुक जमैका अफ्रीका, मतलब स्याफाम, और वो वहाँ से आए थे और फिर उन्होंने 1966 में आके पीएचडी की। बड़ी ज़बरदस्त फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, ज़बरदस्त। इनकी जो वालदा है वो एशियन अमेरिकन क्यों है कि इनकी वालदा जो है वो तामिल हैं। तो यानी दिल्ली में उन्होंने पढ़ा, 1958 में वो अमेरिका चली गई और फिर 64 में उन्होंने वहाँ से पीएचडी की। तो ये जो कैमिला हैरिस हैं ये एफ्रो अमेरिकन और एशियन अमेरिकन का एक मलगूबा है और वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, तो इनका नाम सबसे आगे चल रहा है।
और ये 59 ईयर्स की हैं। तो इनका नाम चल रहा है बमुकाबला ट्रंप, और वहाँ पर जो बाइडेन की जो टीम है वो खामोशी से वोट, बाइडेन की टीम अंदर, बाइडेन की अपनी टीम, वो टीम अब ये वोटर्स के रायमा का जायज़ा ले रही है कि भाई क्या ट्रंप बमुकाबला कैमला हैरिस, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो एक खातून उतरी थी 2020 को हम छोड़ दें तो उससे पहले तो हिलरी क्लिंटन उतरी थी ट्रंप के सामने। तो एक खातून जो हैं वो और कैमला हैरिस जो हैं वो ज़रा उनके ऊपर तरह के इश्यूज़ भी नहीं है जैसे इश्यूज़ हिलरी पे खड़े हो गए थे ना, ईमेल्स लीक हो गई, वो आखिर में जो लिबिया वाला वाक़या हुआ था तो उसमें बहुत गड़बड़ पैदा हुई थी, तो उसमें भी ये जूलियन असांजी और इन्होंने सारी जो लीक की थी विकी लीक्स, तो वो बिन गाजी का जो वाक़या पेश आया था। तो अब इशू ये है कि ये वहाँ शुरू हो गया है जनाब, कैमला हैरिस होंगी या मिशेल ओबामा होंगी, ये डाई डाउन नहीं हो रहा और ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में। ये पोल्स आने शुरू हो गए हैं कि भाई कैसे होगा, 20 डेमोक्रेट्स मिले हैं, बाइडेन अपनी इंतज़ामिया से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि इशू ये है कि भाई वो चाह रहे हैं ना हिस्सा लेना, वो समझ लेते हैं कि मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ, और जिल बाइडेन ने भी उनको चढ़ाया हुआ है कि आप ही हैं। तो वो, और ये बड़ा अजीब सा होता है कि कोई प्रेसिडेंट दूसरी टर्म में हिस्सा ना ले, वो मतलब एक तो मतलब ट्रंप ने इसी को नुक्ता बना लेना, कहाँ भाग गया, किधर चला गया, क्या हुआ, ऐसे मतलब वो ट्रंप तो आपको पता है मतलब एक मिसगाइडेड से वो मिजाइल है, तो उन्होंने तो हदफ पे रख लेना इसको, बाइडेन को, कहाँ गया तुम, कहाँ से आ गई, ये वो मैदान छोड़, मतलब वो आधी कंपेन ये वजाहत करती रहेंगी कि नहीं वो ऐसे है, वो वैसे है, वो स्लीपी जो कहते हैं इनको, यानी सोता रहता है। इनका नाम जो बाइडेन ट्रंप ने रखा हुआ है स्लीपी जो रखा हुआ है, जो बाइडेन का नाम स्लीपी जो, ऊँगता रहता है ये। तो वो कहेंगे वो तो ट्रंप तो इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई इसमें से कुछ निकले अंदर से, ये फैसला करें। अच्छा, तो ये एक रौला वहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा जो रौला है वो ये है कि ना यूक्रेन तय हो रहा है। अच्छा, बड़ा लंबा चौड़ा ख़त लिखा है विक्टर ऑर्बन ने तमाम EU के ममालिक के जो जितने भी रुकन हैं उनको ख़त लिखा है बड़ा लंबा चौड़ा, और उसमें कहा है कि देखें ये अमन का पैगाम है, और मेरी बात हुई है जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से, और जो 2022 में इस्तांबुल के अंदर तय हुआ था मामला, इस्तांबुल के एग्रीमेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पे पुतिन तैयार हैं, और वो ये है कि यूक्रेन की मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए नेटो को आने की ज़रूरत नहीं है, रशिया गारंटी बनाएगा कि यूक्रेन सिक्योर रहे। यानी यूक्रेन पे हम कब्जा नहीं करने जा रहे, यूक्रेन एज अ कंट्री जो है, हमारा इशू ये था कि यहाँ नेटो ने नहीं आना, बस नेटो घुसा आके तो सारा फटा खड़ा हुआ है, नेटो घुसा था जॉर्जिया में तो फटा खड़ा हुआ, नेटो जहाँ हमारी बॉर्डर्स के करीब जाएगा तो वहाँ फटा खड़ा होगा। तो हमने वार्न किया था पहले, पुतिन का तो यही स्टांस रहा है ना कि नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हम नहीं होने देंगे, हमारी सरहदों पे आके मिसाइल ना फिट करो। तो अगर वो पीछे हटते हैं और ये मामला ख़त्म करते हैं तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो रशिया लेगा, और साथ ही चाइना भी लेगा, कि चाइना और यूक्रेन के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। ये तो अभी यूक्रेन की जो समिट हुई है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें चाइना ने इनकार कर दिया इसे जाने से, अदरवाइज वो तो पीस प्रोसेस लेकर आया था चाइना पूरा। तो उन्होंने ख़त लिख दिया EU के नाम, पूरा लंबा चौड़ा सारे मुल्कों के नाम, कि भाई ये जो है ना ये इशू, इसको जंग को ख़त्म करो, वरना ट्रंप से मिल भी नहीं है पहले, मैन ऑफ पीस, और ये वो तो यूरोप और डर रहा है कि भाई एक मिनट, ये ट्रंप आ गया तो ट्रंप तो कहता है कि कौन नेटो, ये कौन है, तो वो जो है वो, और मैं 24 घंटे में जब ख़त्म कर दूंगा। तो यूरोप में अब ये एक इंटरनली भी क्या हो, अभी गवर्नमेंट बननी है फ्रांस में, ये सारा होना है। तीसरा जो इशू है वो आ जाए गज़ा पे आप। अच्छा, गज़ा में अगर वक्फा है तो वक्फे पे जाना है तो वक्फे पे बात कर लेते हैं, या उसके या उसके बाद हम ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, क्योंकि गज़ा से खबर ही आ रही है, इसराइल ये कह रहा है कि उन्होंने इज़्ज़त-उल-अज़ाम जो ब्रिगेड है, इज़्ज़त-उल-अज़ाम इज़्ज़तुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड, इज़्ज़तुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड, इज़्ज़तुद्दीन जो है वो उनके बड़े एक आप समझ लें मुफक्किर थे और एक टीचर थे, जो कि 1930 में वहाँ पे रहे, और उन्होंने वहाँ पर जो है फ़लस्तीन, ये उस वक्त की बात है जब ये फ्रांस और बरतानिया के दरमियान सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद, तो उन्होंने जदोजहद की थी, बाद में उनको मार दिया गया था।
ये 1930 में, 1930 की दिहाई में, उनके नाम पे हमास का जो अस्करी विंग है वो इज्जतुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड है। तो उसके सरबरा मोहम्मद दैफ के बारे में इसराइल कह रहा है कि उनको हमने मार दिया है, और उसके साथ पता चला है कि 100 के करीब फलस्तीनी शहरी मारे गए हैं। वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसकी शराइत क्या हैं, कैसे वो आगे, जाहिर है कि वो तय होगा, लेकिन ये है कि बात वही है कि हमें अपने खर्चों में कमी करनी होगी। गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसी तनाजुर में, मेरा ख्याल है कि कल उन्होंने उसी तनाजुर में बात की है कि ब्यूरोक्रेट से उन्होंने गालिबन बात की है कि वो उनके दबाव में नहीं आएंगे और काम नहीं कर रहे और ये नहीं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट तो सारे उनके ही हैं ना, उन्होंने लगाए हुए हैं सारे, तो उनके अपने ही हैं। तो लेकिन ये कि वो बहरहाल असल तो बात ये होती है ना कि उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। काम तो शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है कि रिजल्ट नहीं आ रहा ना, कोई सामने कोई भी रिजल्ट अगर आता है और लोगों को रिलीफ मिलती है। और अब तो इखलाकी जवाब को तो छोड़ देना आप, अब तो कानूनी जवाब खड़ा हो गया है। इस सिस्टम को चार्जशीट कर दिया गया, सिस्टम नहीं है, ये जाली सिस्टम है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इलेक्शन अपने काम में नाकाम हो गया, ये पार्टी नहीं है, तो ये मतलब है कि क्या, मतलब ये वन साइडेड था, क्या था। तो बड़े सवाल हैं और तफसीली फैसला आएगा तो क्लियर होगा। तो कानूनी सवाल जब उठ जाते हैं ना, तो फिर इखलाकी, कानूनी, फिर वो अजीब, फिर बाकी वो मसाइल के भी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा, आगे निकलेगा, वो भाई पूरा प्रोसेस चार्जशीट हो गया है। जो ये बात कर रहे हैं वो भी चार्जशीट है मतलब उन्हें वो मतलब आगे जाके तो वो सब चार्जशीट हो, सब पूरा सिस्टम ये बेतौकीर हो कि अच्छा ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं, सिस्टम जाएगा, ये सिस्टम चार्जशीट हुआ है कल, ये ध्यान में रखें। PMLN के बारे में कोई बात नहीं हुई, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बैठे हैं, जो पूरा सिस्टम चार्जशीट हो गया। इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया उन्होंने, ये नहीं कहा हल्के खोलो 45-47 लाओ, अभी तो वो पूरा सिस्टम, अभी तो दूसरी पिटीशन पता नहीं कब लगती है, उन्हें सिस्टम चार्जशीट हो गया, सिस्टम जा रहा है और अदालती फैसलों के नतीजे में जा रहा है आइन। और अब बाकी नीचे वो हमारी बड़ी अच्छी सियासतदान है, वो क्या कहती हैं, रो पिट्टो, ये करो वो करो, मरी मारो, तो अब वही वाला मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, कैसे हो गया तो हो गया, खत्म। वो गए थे ना जफर अली शाह साहब कि जी हमें बताएंगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा आप आइन में तरमीम करने हक दे दिया था, तो हो गया, बस हो गया, खत्म बात। लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर और आर्टिकल 190 के तहत पूरा मुल्क अदारे पाबंद है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। अच्छा, अब इसमें दूसरी तो एक तो वो रौला पड़ा, दूसरा ये मोहम्मद दैफ की खबर। देखिए मोहम्मद दैफ जो है, इनका नाम है मोहम्मद मिस्री, और ये जो है मैंने बताया कि जो हमास का अस्करी विंग है, ये ओस्लो अकॉर्ड के बाद जो हमास का एक अस्करी विंग इसका तरतीब पाया, तो ये उसके सरबरा हैं काफ़ी सालों से। और ये जो है ये मोहम्मद दैफ, इनका नाम मोहम्मद मिस्री है असल में। ये खान यूनुस में पैदा हुए, सारी जिंदगी ये उन लोगों में से हैं जिनकी तमाम जिंदगी उस ओपन एयर जेल में गुजरी जिसका नाम गजा है। गजा से बाहर कभी नहीं निकले, उधर ही बचपन, उधर ही पढ़ाई, उधर ही सारी, मतलब ये उधर तक ही इनकी। अब इनको जनाब इनके बारे में इतला कि ये जो है, फिर ये दरमियान में आया कि इनकी अहलिया, इनकी बेटी, इनके फैमिली सारी शहीद हो गई थी काफ़ी पहले इनको। अच्छा, ये इसराइल की फौज ने पकड़ लिया था, उनके जेलों से फरार हो गए, ये बड़े मतलब वो हैं मोस्ट वांटेड। उसके बाद ये अभी जनाब ये इसराइल ने कहा कि जी हमने 100 बंदे, 100 फिगर आ रही है 71 की, लेकिन जो इसराइल जो वहाँ गजा से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे सारे उन्हें शहीद कर दिए। उन्होंने कहा कि ये हमने मोहम्मद दैफ को, हमास ने आगे से थोड़ी देर पहले कहा है कि मोहम्मद दैफ जिंदा है। ये एक बदतरीन जहरियत हुई है। अगर वहां पर मोहम्मद दैफ की वजह से भी कोलेटरल डैमेज हुआ है या मोहम्मद दैफ जिंदा है या नहीं है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि वो कम से कम एक कहेंगे हमने टारगेट अचीव कर लिया, 100 लोग वहां शहीद होंगे। और अगर वो जिंदा है जैसे हमास दावा कर रही है तो फिर एक और मसला, लेकिन दरमियान में वो मुआहदा और वो सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं।
और ये जाते जाते आखिरी में कि भाई कुछ चीज़ अचीव हो जाए उससे पहले पहले तो ये मामला चल रहे हैं, इससे सफारतकारी पे असर नहीं पड़ेगा, सवाए इसके कि वो चार्जशीट बड़ी होती जा रही है, जो शोहदा की फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है, और मोहम्मद दैफ उसमें है नहीं है, वी जस्ट डोंट नो। अच्छा, उसके बाद एक और हुआ है, ये नेटो ने जो किया है, नेटो की तरफ से ये रशिया और चाइना के बारे में एक बात, अब नेटो ने दोनों का जिक्र कर दिया ना अपनी स्टेटमेंट में, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। नेटो बनी तो रशिया के लिए थी, लेकिन अब वो चाइना को भी उन्होंने 2022 में अपनी सिक्योरिटी, अब वहां पर जो एक, अगर हम ये देखें ना चाइना का नक्शा अगर हम देखें तो वहां पे शीजियांग, ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी नहीं, ईस्ट चाइना सी जो है उस, यानी साउथ चाइना सी का समझ लेंगे जो मुंह है उसके अंदर दाखिल होते होते ये चाइना का सूबा है, ठीक है, ये जो शीजियांग है। अब शीजियांग के में जो है यहां पर 2016 के बाद पहली दफा यहां पे रशिया और चाइना की फौजी मशकें हो रही हैं, जो कि वो है यानी समुद्री मशकें भी हो रही हैं और ग्राउंड भी, और जो है वो फजाई भी, और ये जॉइंट 2024 ऐसे करके मशकों का नाम है, और ये एन उस वक्त हो रही हैं जैसे जापान कहीं से घुसा है बीच में आगे पीछे, तो वो मतलब एक प्रॉपर मशकें शुरू हो गई 2016 के बाद रशिया और चाइना की। ये जो जगह है सूबा है ना, इसके बारे में आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जो शीजियांग है ना, शीजियांग सूबा, ठीक है, इस सूबे की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन जिसको कहते हैं ना, कि जो ये जो ताकतें थी यूरोप की मुख्तलिफ जो कॉलोनाइज कर रही थी, वो जब यहाँ पे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ्यून यहाँ से भेजना शुरू किया, और सारा जो भी पुर्तगाल पहुंचा, जर्मन, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जे करके वहां पे वो बैठ गए। तो जो शीजियांग था यहाँ पर, ये फ्रांस यहाँ पे आ गया, और फ्रांस आया यहाँ पे, फ्रांस ने और फिर यहाँ पे 99 साल की लीज ले ली उन्होंने कब्जा करके, 99 ईयर। वो फिर 1946 में चार्ल्स डिगॉल ने कुछ वापस किया, और कुछ इलाका जो है वो फ्रांस के पास ही रहा चाइना का, और वो 1997 में फ्रांस से मुकम्मल तौर पे चाइना ने वापस लिया। अच्छा, ये जब कहानी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक और मुल्क आ जाता है बिल्कुल इसी तरह से, और वो एक और मुल्क आ जाता है, एक और हिस्सा आ जाता है चाइना का, और उसका नाम है हांगकांग। हांगकांग में बरतानिया आ गया था। अच्छा, ये आए थे 1800 मेरे ख्याल से 96, 97, 98 में, फ्रांस थोड़ा देर से आया था, लेकिन बरतानिया पहले आ गया था। तो बरतानिया आके मेरे ख्याल से 1940 में, सॉरी 1840 या 45 के बीच में गए, तो उन्होंने भी आके 99 साल की लीज ले ली थी, और फिर वो जो लीज है उनकी, वो हांगकांग से बरतानिया गया था 1997 में। तो 1997 जैसे आप समझ लें कि ये इसी तरह से जो है वो जर्मन भी एक जगह बैठ गए थे, आके जर्मनी को भी निकाला, फिर बरतानिया को भी भेजा, परचम वचम उतर रहे हैं, वो बड़े दर्दनाक मनाजिर लोगों को जहन में हो कि बरतानिया, यहाँ से बरतानिया फारिग हुआ। इसी तरह से ये जो जगह है ये फ्रांस के पास थी, फ्रांस भी यहाँ से पहले तो चार्ल्स डिगॉल के दौर में 46 में चला गया था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रख लिया था उन्होंने फ्रांस का, मुकम्मल तौर पर 97 में गए। अब ये इसकी जो है ना, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये कि ये पोर्ट्स हैं इनकी, और यहाँ पर ये जो, अगर आप साउथ चाइना सी और बाकी सारा, तो ये यहाँ पर जो ईस्ट चाइना सी जो थोड़ा शुमाल में चला जाता है, साउथ चाइना सी का जो मुंह है उसमें, वहां से जो रशिया ऊपर है, तो वहां पे व्लादिवोस्तोक जो बंदर, वहां से एंटर होके पहुंचे जहाज, और यहाँ जहाज खड़े होके मशे कर रहे हैं। इसको अब जापान देख रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि जापान ऊपर है ना, जापान जरा ऊपर है, मतलब नक्शे में हम इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन जापान जरा ऊपर साउथ से, तो वो वहां पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और साथ ही वो ताइवान के ऊपर फिर वो चाइना सारा कर रहा है, और वो तो इशू ये सारा कि अब इसमें यहाँ से क्या खबर आती है, मोहम्मद दैफ के हमास ने कहा कि ये बिल्कुल गलत खबर है, और उसमें मजीद लोग शहीद हो गए हैं। ये उस वक्त हुआ है जब सारे मुल्क, अच्छा प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, उन्होंने जो नेटो की स्पीच है, उसमें स्पीच के दौरान उन्होंने कह दिया है कि इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदा तय पा गया, और जल्द ही जो है वो जंगबंदी होने वाली है। छोटे मोटे मसाइल हैं, उसके लिए हमारी टीम मौजूद है वहाँ पे, और ये बहुत जल्दी जंगबंदी होने वाली है, सीज फायर होने वाला है, जायरिया खत्म होने वाली है।
तो इस दौरान अभी ये आज शहादतें हुई हैं, आज बहुत बड़ा नंबर आया है और देखना ये है कि मोहम्मद दैफ इसमें हिट हुए हैं या नहीं हुए। हमास कह रही है कि अगर हिट हो भी गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मज़ीद मतलब वो पहले तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हिट हो भी गए हैं वो तो उसके नतीजे में मजमूई सूरत हाल पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसराइल के लिए बड़ी बात होगी कि भाई हमने जो कस्साम ब्रिगेड के सरबराह को, हमास के जो अस्करी विंग है वो गज़ा के जो इंचार्ज है उसको हमने हिट किया है। और आपको बताइए IS अनवर जो है वो और मोहम्मद दैफ, ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये सारा जो भी तूफ़ान अक्सा और ये सारा जो प्लान ऑपरेशन प्लान किया था। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गिवा। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।